एवरीवन। आज हम अध्याय 3 अपवाह तंत्र। हमने पिछले वीडियो में जो अपवाह तंत्र है उससे संबंधित जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं या प्रायद्वीप पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रवाह है, उनका जो प्रवाह है, उनका निकास है किस प्रकार होता है, उनके जो प्रकार यानी टाइप है उनके बारे में पढ़ा था। यानी कि जैसे अरीय आकार की, वृक्षाकार यानी शाखी या पादपाकार आकार, या हमने आयताकार आकार या जालीनुमा आकार के बारे में अध्ययन किया था। जो भारत में आज हम पढ़ेंगे, भारत में जो मुख्य नदियां हैं या जो भारत से होकर गुजरती हैं, सिंधु है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र नदी है, उनके बारे में हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गंगा जो नदी तंत्र है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, हमने बहुत सारी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आने वाली कक्षाओं में पढ़ोगे, अगली कक्षाओं में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सभ्यताएं कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बसी हैं। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दजला और फरात नदी के किनारे बसी, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसी, और चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे बसी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी, और इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो सिंध नदी के किनारे बसी। भले इनके पीछे इन सभ्यताओं के नष्ट होने या इनके अंत होने के अभी प्रत्यक्ष कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। सबके जो इतिहासविद हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, किसी ने बाढ़ से कहा, किसी ने भूकंप से कहा। तो कुल मिला के नदियों के किनारे ही सभ्यता बसी हैं। तो इसलिए ये सभ्यताएं क्यों बसी, इनके पीछे क्या रीजन था, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आज वर्तमान में जो गंगा नदी है, हम इस गंगा नदी जो भारत में सबसे पवित्र मानी जाती है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गंगा नदी के पवित्र होने के पीछे का जो रहस्य है, अभी तक जो हमें पता चल पाया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो या वैज्ञानिक दृष्टि से हो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो भारत सरकार ने गंगा के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जो योजनाएं चलाई, जो मान्यताएं दी, जो सम्मान दिया, उसे चलाने के लिए जो भी योजनाएं चला उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब हम धीरे धीरे हम नदी तंत्र को समझेंगे। उत्तराखंड से निकलकर जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उस पूरे मार्ग पर जो प्रवाह जो बहती है उसके बस किनारे बसे शहरों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उनकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उसमें रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनके महत्व के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा नदी के विषय में बात करें तो अगर ऋग्वेद की बात करें तो गंगा नदी का वर्णन सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन यमुना नदी का जो वर्णन हुआ है वो 100 बार हुआ है। तो गंगा नदी का भले ही ऋग्वेदों में एक बार वर्णन हुआ है, लेकिन वर्तमान में गंगा नदी बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो या वैज्ञानिक दृष्टि से हो। तो सबसे पहले हम गंगा के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिरकार गंगा नदी को पवित्र क्यों माना गया है। तो गंगा नदी के पवित्र होने या उसका जल शुद्ध होने के पीछे का जो रहस्य है, गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज विषाणु है, ये पाया जाता है। जो ये विषाणु है इस जल में उत्पन्न होने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देता है। ये किसको नष्ट कर देता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरियाओं को क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण गंगा का जल हमेशा शुद्ध रहता है। भले वर्तमान में अत्यधिक प्रदूषण के कारण, औद्योगिकरण के कारण भले ही प्रदूषण हुआ हो, लेकिन जो इसके
पवित्र होने या शुद्ध होने का जो मेन कारण था, इसमें बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाने का मुख्य कारण है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और जग रहा होगा कि बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में ही क्यों पाया जाता है। इसके पीछे का मुख्य रीजन है कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, यानी कि ये 7.6 मिलीग्राम पर लीटर में पाई जाती है, जो जलीय जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये बैक्टीरियोफेज जो विषाणु हैं इसमें पनपते हैं, जिसके कारण इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट कर देता है। यही कारण है। अगर कभी देखा होगा कि अगर कोई जलीय जीव या झरने जहाँ पर झील हैं, नदियों में कभी कभी मछलियाँ मर जाती है, लेकिन एक मानक है कि जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है जल में, उसकी एक नियत मात्रा है कि अगर जलीय जीवों को उसमें जीवित रहने के लिए इसमें 5 मिलीग्राम पर लीटर जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है यानी घुलित ऑक्सीजन की होनी बहुत आवश्यक है। अगर इससे कम हो गया, न्यून हो गया तो यहाँ पे जलीय जीवों के लिए खतरा बन जाता है। अक्सर कभी कभी आप समाचारों में या न्यूज़पेपरों में आप देखते हैं कि बहुत सारे मछलियाँ या उसमें रहने वाले जीवधारी अचानक मर जाते हैं। इसका मेन कारण है कि वहाँ पे कभी कभी 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि इतनी रह जाती है जिसके कारण कुछ ही घंटों में वहां पे जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यह कारण था गंगा नदी के पवित्र होने के पीछे का जो रहस्य था। ये वर्तमान में जो मान्यताएं हैं, यही मान्यताएं इसके पीछे साइंटिफिक मान्यताएं। अब हम बात करते हैं गंगा नदी। अब इस गंगा नदी के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा की। तो ये कब की? इसके जो गंगा नदी है, गंगा नदी को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब की गई? ये की गई आपका 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा की गई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि गंगा जो नदी है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो वो 4 नवंबर 2008 को। इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने 2014 में नमामि गंगे योजना चलाई, जिससे गंगा के जल को शुद्ध किया जाए। इसके लिए उन्होंने विश्व बैंक ने 300 करोड़ से भी अधिक ऋण प्रदान करवाया, जो नमामि गंगे के तहत बहुत से जो गंगा के किनारे बसे शहरों और गंगा के स्वच्छता अभियान के तहत इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो 2014 में इस योजना को जो चालू किया वो थे नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने इस योजना को लागू किया। तो ये लागू किया आपका 2014। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने पहले कहा कि गंगा का जल सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो इस गंगा नदी में एक मछली पाई जाती जो दुर्लभ यानी कि विलुप्त के कगार में है, जिसका नाम है डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन मछली होती है ये सिर्फ शुद्ध जल पे ही पनपती है और उसी जल पर ही ये अपना जीवन व्यतीत करती है, यानी कि उस जीवन को संभव है इसका। तो वर्तमान में या 2009 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके सुझाव में, वर्तमान में भी वही हैं,
तो नीतीश कुमार जी के सुझाव पर, कौन? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। इनके जो सुझाव पर उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जी ने क्या किया, केंद्रीय मंत्री की बैठक के साथ उन्होंने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ये किया आपका 5 अक्टूबर 2009 में। ये थी महत्वपूर्ण बातें। तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। ये गंगा नदी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम आगे जो गंगा नदी के उद्गम और उसके जो अंतिम छोर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, तो वहाँ तक का जो प्रवाह है उसके बारे में अध्ययन करते हैं।